हेलो। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एफडीएम 3D प्रिंटर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि कितने टाइप के 3D प्रिंटर होते हैं और उसमें हमने देखा था जो पहले टाइप का 3D प्रिंटर है वो है एफडीएम या फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग 3D प्रिंटर। सो देखते हैं कि प्रिंटर काम कैसे करता है, कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स रहते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफडीएम 3D प्रिंटर्स मोस्ट कॉमनली यूज में आता है और आजकल लगभग हर रिसर्च इंडस्ट्री में, हर कंपनी में ये 3D प्रिंटर होता है। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। 3D प्रिंटर्स 20,000 से स्टार्ट होकर 20 लाख तक के आते हैं, डिपेंड ऑन प्रिसीजन और क्या क्वालिटी, कितना बड़ा आपको 3D प्रिंटर चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3D प्रिंटर वर्क कैसे करता है, जो हमारे एफडीएम टाइप के 3D प्रिंटर होते हैं उसकी वर्किंग कैसी होती है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं इस डायग्राम में कि एक आपका होता है फिलामेंट। तो फिलामेंट से मतलब मेरा यहाँ पर है रॉ मटेरियल जिससे मेरा मॉडल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो फिलामेंट होता है, वो वायर फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? वायर फॉर्म में होता है और एक स्पूल टाइप का यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो ये एक वायर है, फिलामेंट है, वो मेरा कहाँ जाएगा? नोजल के अंदर। ठीक है, अब फिलामेंट को नोजल के अंदर कौन भेजेगा? वो भेजेगा आपका एक्सट्रूडर। जो असेंबली एक्सट्रूडर है, एक्सट्रूडर क्या करता है? आपके फिलामेंट को खींचता है। यहाँ पर दो गियर लगे होते हैं, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और जैसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो फिलामेंट को नीचे खींचेंगे और जो मेरा फिलामेंट होगा वो कहाँ जाएगा? नोजल के अंदर। वो हीटेड नोजल के अंदर जाएगा और जैसे ही नोजल के अंदर जाएगा तो नोजल का टेम्परेचर यहाँ पर हाई रहता है, उतना रहता है कि ये सेमी सॉलिड अवस्था में चला जाए। मतलब आपका जो फिलामेंट है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो नोजल के अंदर आपका फिलामेंट मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद ये लेयर बाय ये आपका बेड बिल्ड प्लेटफॉर्म है। बिल्ड प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जिसके ऊपर आपका मॉडल बनेगा, ये आपका बेड भी हम इसको बोलते हैं। तो कई सारे 3D प्रिंटर्स जो होते हैं उसमें आपका एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आपका एक्सट्रूडर मूव करता है और कुछ 3D प्रिंटर्स में जो आपका बेड है वो जेड डायरेक्शन में मूव करता है और एक्स और वाई में आपका एक्सट्रूडर मूव करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको एरो का निशान दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि जेड डायरेक्शन में आपका बेड मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेड मूव करेगा और जैसे ही आपका एक लेयर बनेगी, आपका जो बेड है वो एक लेयर नीचे चला जाएगा और नोजल अपनी दूसरी लेयर बनाएगा। तो वैसे लेयर बाय लेयर बाय लेयर आपका एक मॉडल तैयार हो जाएगा। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि ये वर्किंग कैसे करता है। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि एक 3D प्रिंटर के अंदर कौन कौन सी असेंबली लगी होती है, कैसे आप लोग अपना एक 3D प्रिंटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूवमेंट की, कि एफडीएम 3D प्रिंटर जो होता है वो मूवमेंट कैसे करता है। तो यहाँ पर आप 3D प्रिंटर देख रहे हो, तो 3D प्रिंटर के अंदर जितना भी मूवमेंट्स होगा, आपके एक्सट्रूडर का, आपके बेड का, जिन भी चीजों का जितना भी मूवमेंट होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है स्टेपर मोटर और दूसरा है लीड स्क्रू। ठीक है, तो एक एफडीएम 3D प्रिंटर के अंदर 4 स्टेपर मोटर होती है। स्टेपर मोटर वो है जो रोटेट करेगी। 4 मोटर होती है। 4 किस लिए? देखो, एक आपको एक्स डायरेक्शन मूव कराना है, एक वाई करवाना है, एक जेड कराना है। आपको तीनों डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन मूव कराने के लिए एक मोटर, वाई के लिए एक मोटर, जेड के लिए एक मोटर और एक एक्सट्रूडर क्या करता है? आपके एक्सट्रूडर को मूवमेंट कराता है। एक्सट्रूडर जो चलता है, जो आपका फिलामेंट को खींचता है, वो बेसिकली आपका 4th मोटर होगी। तो 4 मोटर होती है। अब लीड स्क्रू वो है जहाँ पर आपका बेड चलता है। जैसे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, ये आपके लीड स्क्रू है और इसके ऊपर आपका क्या करेगा? आपका बेड चलेगा। तो लीड स्क्रू जैसे रोटेट करेगा, आपका जैसे मोटर रोटेट करेगी तो लीड स्क्रू रोटेट करेगा और लीड स्क्रू घूमेगा तो उसके ऊपर बेड भी आपका रोटेट करेगा। तो इस असेंबली में अगर आप देखो तो ये आपका फिलामेंट स्पूल है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके अंदर आपका फिलामेंट लगा हुआ होता है, वो चाहे पीएलई हो सकता है, वो एबीएस हो सकता है, कोई सा भी पॉलीमर आपका फिलामेंट है तो आप एफडीएम 3D प्रिंटर के अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद ये फिलामेंट यहाँ से जाएगा आपके एक्सट्रूडर के अंदर। अब यहाँ पर हम देखिए, अगर मोमेंट की हम ओनली बात कर रहे हैं तो ये आपका प्रिंट बेड है। ये जो आपको मेरा कर्सर जहाँ आपको दिख रहा है, ये प्रिंट बेड है। यहाँ पर आपका मॉडल प्रिंट होगा। ये इसकी फ्रेम है और ये इसका हॉट एंड है और ये इसका एक्सट्रूडर है। तो हॉट एंड क्या होता है, एक्सट्रूडर क्या होता है, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मूवमेंट यहाँ पर जो होता है 3D प्रिंटर वो स्टेपर मोटर्स और लीड स्क्रू के माध्यम से करता है। डिटेल में बात करते हैं एक्सट्रूडर, क्योंकि एक्सट्रूडर ही वो असेंबली है जहाँ पर पूरा मैकेनिज्म होगा और जिस पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रिंट कैसा बनेगा। तो यहाँ पर एक्सट्रूडर को मैं 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला होता है मेरा हॉट एंड और दूसरा होता है मेरा कूल एंड। हॉट एंड का मतलब सिंपल सी बात है, जो गर्म रहेगा, और कूल एंड का मतलब क्या है कि जो
ठंडा रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि कूल एंड इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब फिलामेंट आए तो फिलामेंट मेल्ट ना हो, ठीक है। और जो हॉट एंड के अंदर आपका फिलामेंट आए तो जब वो बॉटम पोर्शन पर आए तभी वो क्या हो, मेल्ट हो। अगर क्योंकि यहाँ पर हॉट एंड के अंदर जो आपका नोजल है वहाँ पर गर्म रहेगा तो ऑब्वियस है कि आपका फिलामेंट मेल्ट होगा। और अगर ज़्यादा हीट उसके अंदर हो गई और वो हीट अगर ऊपर तक पहुँच गई तो आपका जो फिलामेंट है वो नोजल में आने से पहले ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और अगर नोजल में आने से पहले ही वो मेल्ट हो गया तो ये पूरे एक्सट्रूडर को चोक कर देगा और फिर आपका फिलामेंट नोजल से बाहर ही नहीं आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक आपका फिलामेंट आपके नोजल तक ना आए तब तक वो मेल्ट ना हो और नोजल के ऊपर का जो एरिया है वो ठंडा बना रहे। इसके लिए हम लोग फैंस लगाते हैं, फिन लगाते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन आई होप आपको आइडिया ये लगा होगा। एक्सट्रूडर से मेरा यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड एंड से मतलब ये है कि कूल एंड के अंदर आपका फिलामेंट बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होना चाहिए, उसकी वही कंडीशन होना चाहिए। इसीलिए हम लगातार हीट ट्रांसफर करेंगे, उसको ठंडा रखेंगे। और हॉट एंड में जब वो आएगा नोजल के अंदर तभी आपका फिलामेंट क्या होना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए। आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट कोल्ड एंड। तो कोल्ड एंड एक ऐसा एंड है जहाँ से आपका फिलामेंट इंटर करता है एक्सट्रूडर के अंदर, ठीक है। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कूल एंड है और यहीं से आपका जो फिलामेंट है वो एंटर करेगा। यहाँ पर एक स्टेपर मोटर लगी हुई होती है और यहाँ पर उसके बाद हॉप्ड गियर लगे होते हैं और आइडल गियर लगे होते हैं। तो ये गियर बेसिकली जो हॉप्ड गियर है, हॉप्ड गियर आपका स्टेपर मोटर पे लगा होगा और साइड में आपका आइडल गियर लगा होगा। तो हॉप्ड गियर और आइडल गियर मिलकर क्या करेंगे, आपके फिलामेंट को खींचेंगे, फिलामेंट को नोजल की ओर धकेलेंगे। और अगर आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे स्टेपर मोटर की तो यही फिलामेंट को क्या कर सकते हैं, बाहर की ओर निकाल भी सकते हैं। तो दोनों काम करते हैं, डिपेंड्स ऑन आपको क्या चाहिए। अगर आप डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो स्टेपर मोटर की तो वहां पर फिलामेंट को बाहर भी खींच सकते हैं। तो ये था कंस्ट्रक्शन कोल्ड एंड का। नाउ टॉकिंग अबाउट हॉट एंड कि हॉट एंड में क्या क्या होता है। तो ये जो असेंबली है यहाँ पर आपको जो स्क्वायर यहाँ पर बना रखा है ये आपका क्या है, हॉट एंड है। तो हॉट एंड के अंदर क्या क्या लगता है, सबसे पहले लगता है हीट सिंक। हीट सिंक बेसिकली एक फिन है, एक एल्यूमिनियम का मटेरियल है जो हीट को डिसिपेट करता है एटमॉस्फेयर में। हम नहीं चाहते कि हमारा जो अपर पोर्शन नोजल का वो गर्म रहे, क्योंकि अगर नोजल गर्म होगा तो ऑब्वियस है कि उसका हीट ऊपर भी जाएगा। तो उस हीट को हमको क्या करना है, सराउंडिंग में डिसिपेट करना है। तो उसके लिए हम हीट सिंक लगाते हैं, ठीक है। हीट सिंक के साथ में हम एक फैन लगा देते हैं, हीट सिंक कूलिंग फैन। तो जो हीट आ रही है उसको कूलिंग फैन फटाफट से क्या करेगा, बाहर करेगा। जो हम लोग देखते हैं आपके कंप्यूटर्स में, आपके लैपटॉप्स में भी फैन लगा हुआ होता है, तो वो लगातार आपके जो सिस्टम है उसको गर्म नहीं होने देता है। तो हीट सिंक क्या करेगा, हीट को लगातार डिसिपेट करेगा। अगेन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हीट को डिसिपेट नहीं करते हैं, अगर आपका कूलिंग फैन खराब हो जाता है तो आपका नोजल चोक हो जाएगा, क्योंकि नोजल के अपर पोर्शन में ही आपका जो फिलामेंट है वो मेल्ट हो जाएगा और वहाँ पर जम जाएगा, तो उसकी फ्लूइडिटी इतनी नहीं रहेगी। उसके बाद आता है आपका हीट ब्रेक। हीट ब्रेक का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। हीट ब्रेक के अपर पोर्शन पे आपका हीट सिंक को हम लोग टाइट कर कस देते हैं, मतलब अरे लगा देते हैं। और हीट ब्रेक के बॉटम पोर्शन पे हम लोग नोजल लगा देते हैं। यहाँ पर आप थ्रेड्स देख रहे हैं इसमें हीट सिंक के अंदर, तो बॉटम पोर्शन में हम नोजल लगा देंगे और अपर पोर्शन में हीट ब्रेकर लगा देंगे। ये बेसिकली हीट सिंक को नोजल को जोड़ने का काम करता है और नोजल के अंदर मेल्ट होगा आपका फिलामेंट, लेकिन हीट सिंक के अंदर मेल्ट नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका हीटर ब्लॉक। हीटर ब्लॉक का मतलब क्या है कि आपको नोजल के अंदर फिलामेंट को मेल्ट करना है तो आपको वहाँ हीट देना पड़ेगी। तो हीट देने के लिए हम लोग हीटर लगाएंगे ना, तो वो हीटर ब्लॉक है। और हीटर ब्लॉक में क्या करेंगे, हम लोग हीटर कार्ट्रेज लगाएंगे। ये जो हीटर कार्ट्रेज जो आपको मेटल का पोर्शन दिख रहा है ये हम लोग इस हीटर ब्लॉक के अंदर कस देते हैं, ठीक है। और कस देते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं इसके अंदर थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर और हीटर कार्ट्रेज दोनों साथ में लगते हैं हीट ब्लॉकर के अंदर। थर्मिस्टर क्या करता है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। जैसे आपने सेट कर दिया 220 डिग्री टेम्परेचर मेरा होना चाहिए पीएलए मटेरियल के लिए, तो 220 डिग्री तक आपका टेम्परेचर राइज होगा आपका नोजल का, और उसके बाद वो वहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो थर्मिस्टर भी आप लगाते हैं और हीटर कार्ट्रिज दोनों साथ में लगाते हैं। हीटर कार्ट्रिज बेसिकली हीट करेगा और थर्मिस्टर उसको एक ब्रेक कर देगा एक समय पर आकर कि हाँ इतना आपको टेम्परेचर चाहिए। और उसके बाद हमने कूलिंग फैन तो हम लगाते ही हैं। तो ये हमारा एक हॉट एंड का पूरा कंस्ट्रक्शन है। हीट सिंक लगाएंगे, हीट सिंक के लिए कूलिंग फैन लगाएंगे, हीट ब्रेकर लगाएंगे, नोजल और हीटर लगाएंगे। ये अरेंजमेंट रहता है। जैसे हम लोग अभी एनिमेशन वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आप समझ पाओगे कि कैसे वर्क करता है। तो आई होप आपको कोल्ड एंड में क्या लगा हुआ होता है, हॉट एंड में क्या लगा हुआ होता है, मूवमेंट कैसे करता है 3D प्रिंटर, ये समझ में आ गया होगा। नाउ बात करते हैं हम लोग हॉट बेड प्लेट की। जो आपका बेड प्लेट है, मतलब जिसके ऊपर आप मॉडल बनाओगे, तो वो बेड प्लेट में क्या होना चाहिए।
तो अगर आप पीएलए मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको हॉट बेड प्लेट, मतलब बेड प्लेट जो होती है उसको गर्म नहीं करना है। बेड प्लेट को हम बेसिकली क्या करते हैं, हीट करते, बेड प्लेट को हम लोग थोड़ा सा हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा पहली लेयर आए वो इजीली उस पर चिपक जाए। हम चाहते हैं कि जो हमारा लेयर्स हो वो हमारे बिल्ड प्लेट पर चिपक जाए, क्योंकि अगर वो उस पर चिपकेगी नहीं, स्टिक नहीं होगी, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आपका नोजल घूमेगा आपके नोजल पे वो जो लेयर थी पहली वाली वो चिपक जाएगी और पूरा मॉडल आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इनिशियल लेयर्स क्या हो, अच्छे से स्टिक हो। तो इसके लिए मगर थोड़ा सा हमारा अगर हॉट बेड जो बेड है वो गर्म होगा तो वो जल्दी से उस बेड पर चिपक जाएगी। तो जो मटेरियल जैसे एबीएस हो गया, नायलॉन हो गया, उस केस में हम क्या करते हैं, बेड को गर्म करते हैं। तो ये हमारा हॉट बेड प्लेट है, डिपेंड्स ऑन किस मटेरियल को हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग हॉट कर सकते हैं। सो बेसिकली 60 से 70 डिग्री तक हम गर्म करते हैं हॉट बेड प्लेट। नाउ जो रिमेनिंग चीजें हैं, अदर की पार्ट्स हैं 3D प्रिंटर के, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक तो होती है फ्रेम, ये आपका 3D प्रिंटर, एक तो होती है आपकी फ्रेम जो आपको दिख रही है यहाँ पर फ्रेम, ये पूरी फ्रेम है 3D प्रिंटर की। 3D प्रिंटर में कुछ नहीं होता है, एक तो फ्रेम होती है, एक एक्सट्रूडर होता है, एक आपका स्पूल होता है, प्रिंट स्पूलर, जहाँ से आपका मटेरियल खींचेंगे हम लोग। तो ये स्पूलर है, फिलामेंट है, ये फिलामेंट आपके एक्सट्रूडर में आया है। ये आपका दिख रहा है जहाँ ये आपका बेड है और ये आपके एंड स्टॉप्स हैं। स्टॉपर का मतलब क्या है, जैसे आपका बेड मान लो है 20 बाय 20 बाय 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो जैसे आपका नोजल, आपका जो एक्सट्रूडर है वो मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में मान लो 20, और उसके बाद वहां पर एक एंड स्टॉपर लगा हुआ, जैसे उस स्टॉपर से टच करेगा अपने आप एक्सट्रूडर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो इसी तरह एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी स्टॉपर लगे होते हैं जो बताते हैं कि हाँ इतना इसका डायमेंशन है, फिर आप क्या करो अपना डायरेक्शन चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने ऑलरेडी जो क्यूरा सॉफ्टवेयर में स्लाइसिंग की थी वहां पर आपने फिक्स किया था कि मेरे मशीन में एक्स का डायरेक्शन इतना है, वाई इतना है, जेड इतना है। तो जो आपने क्यूरा में सेट किया था, क्यूरा में बेसिकली आपने इस मशीन को सेट किया था, तो यहाँ पर आपको वही मिल रहा है, वो बता रहा है। तो यहाँ पर जो सेटिंग आपने क्यूरा ने की थी वो यहाँ पर पूरी काम में। सो ये था हमारा FDM 3D प्रिंटर का कंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ FDM 3D प्रिंटर की। FDM 3D प्रिंटर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है बजट फ्रेंडली। ये काफी बजट फ्रेंडली है, काफी सस्ता आपको मिल जाता है। अगर हम लोग जाते हैं मेटल 3D प्रिंटर्स के अंदर तो बेसिकली वो करोड़ में जाते हैं, लेकिन ये 3D प्रिंटर 15 से 20 हजार से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद आप किस टाइप का 3D प्रिंटर चाह रहे हैं उसकी रेट बढ़ती चली जाती है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है फिलामेंट रीयूजेबल। जो इसका फिलामेंट आप यूज करते हो वो वापस से आप रीयूज कर सकते हो। मान लो आपका प्रोटोटाइप तैयार हो गया है, आपका काम हो चुका है, तो आप वापस वो रीयूजेबल है, आप उसको रीयूज कर सकते हो। उसके बाद क्लाउड सर्वर प्रिंटिंग, आप क्लाउड सर्वर के थ्रू भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अभी एक रूम में बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा 3D प्रिंटर मान लो कॉलेज में है, घर पे है, तो मैं यहाँ से भी उसको क्लाउड्स के थ्रू अगर प्रिंट दूंगा तो वहाँ पर अगर वो ऑन है तो वहाँ पर प्रिंटिंग हो जाएगी। उसके बाद लेस कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, बहुत आसान। आपको जैसे अभी हम अदर 3D प्रिंटर्स देखेंगे किस टाइप से वर्क करते हैं, तो जो आपने अभी FDM 3D प्रिंटर देखा है काफ़ी आसान है और बहुत ही सिंपल से आप लोग समझ गए, क्योंकि कुछ नहीं था, 3-4 आपकी मोटर्स थी, लीड स्क्रू था, एक्सट्रूडर था और इजीली वो वर्क कर रहा था। देन इजी एर्गोनॉमिक्स लेयर, वेराइटी ऑफ मटेरियल चॉइसेस, यहाँ पर आप बहुत सारे वेराइटी ऑफ मटेरियल चूज कर सकते हैं। जैसे इतने आपके पॉलीमर्स होते हैं, मैंने आपको फिर से बताया कि PLA हो गया, ABS हो गया, नायलॉन हो गया और भी PETG हो गया, ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स जो हैं वो इस FDM टाइप के 3D प्रिंटर में आप यूज कर सकते हैं। इजीली पोर्टेबल बेड, इसका जो वो बेड है वो पोर्टेबल है, आप चाहें तो उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट होती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे FDM 3D प्रिंटर के जो इसको यूजर फ्रेंडली बनाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ FDM 3D प्रिंटर। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला है कि रफ सरफेस फिनिशिंग। हमको जो हमारी सरफेस फिनिशिंग है उतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा हाईली एक्यूरेसी नहीं मिलती, हालांकि अच्छी मिलती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी हमको अदर प्रोसेस में मिल सकती है। वार्पिंग इज कॉमन, यहाँ पर वार्पिंग का एक इशू रहता है। जैसे मान लो जब आपका प्लास्टिक आप यूज कर रहे हैं पॉलीमर, और जैसे ही आपका वो हॉट जब लेयर बनने के बाद जब वो कूल होगा तो कई बार उसके अंदर वार्पिंग हो जाती है, तो वार्पिंग थोड़ा सा कॉमन है। नोजल क्लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या आती है FDM 3D प्रिंटर में, जो मैंने महसूस की है प्रैक्टिकली 5 सालों से 3D प्रिंटर यूज कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आती है नोजल क्लॉगिंग की, नोजल जाम हो जाती है। जो मैंने आपको बताया कि कूल एंड के अंदर आपका फिलामेंट मेल्ट हो गया है, या आपने जब आपका पेंट बना के कंप्लीट कर दिया है और अगर आपने फिलामेंट निकाला नहीं है और आपने आपके 3D प्रिंटर को बंद कर दिया है, तो क्या होगा कि जो फिलामेंट बोर्ड था नोजल के अंदर, वो जब आपने 3D प्रिंटर बंद कर दिया है तो वो वहाँ पर वहीं पर रह के ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा।
और उसके बाद आप फिलामेंट अंदर ले जा ही नहीं पाओगे, आपको नोजल को क्लीन करना पड़ेगा। तो नोजल क्लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या आती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है अगर आप FDM 3D प्रिंटर यूज करते हैं। उसके बाद लॉन्गर प्रिंटिंग टाइम में यहाँ पर हम काफ़ी समय लगता है। जैसा कि हमने क्यूरा के अंदर देखा था कि वो मॉडल हमने जो देखा था कि स्लाइस करके, तो वहाँ पर हमको टाइम लग रहा था, तो 2 आवर्स 30 मिनट्स 4 आवर्स, तो एक लंबा समय यहाँ पर हमको लगता है प्रिंट बनाने के लिए। एडेशन प्रॉब्लम, चिपकने की समस्या आती है। जो लेयर जो आती है हमारी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग हॉट बेड यूज करेंगे उसके लिए, तो एडेशन प्रॉब्लम कई बार रहती है। मान लो एक लेयर आपने बनाई, दूसरी लेयर जो आई है उसके ऊपर नहीं चिपकी है, तो अगेन एक प्रॉब्लम है। तो थोड़ी सी आपको कई बार एडिशन प्रॉब्लम आती है और स्ट्रेंथ इसकी वीक होती है क्योंकि हम यहाँ पर पॉलीमर्स यूज करते हैं। तो ये कुछ थे डिसएडवांटेजेस। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है, ये मैंने बताए हैं, लेकिन इतने भी इशू नहीं आते हैं। अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो आप इजीली अपने 3D प्रिंट बना सकते हैं, अपने प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं। आई होप आपको FDM 3D प्रिंटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लगातार चाहिए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इफ यू वांट टू लर्न 3D प्रिंटिंग और आप 3D प्रिंटिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरा कोर्स यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट से फिनिश तक सीख सकते हैं। इस कोर्स को मैंने बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से डिजाइन किया है। हिंदी भाषा में ये एकमात्र कोर्स है जो आपको 3D प्रिंटिंग में एक्सपर्टीज देगा। इस कोर्स में हम डिजाइन ऑफ 3D मॉडल से स्टार्ट करते हुए फाइनल स्टेप यानी कि पोस्ट प्रोसेसिंग तक हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। कोर्स में कवर किए हुए टॉपिक्स की ज्यादा जानकारी के लिए आप लिंक के माध्यम से कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस कोर्स में मोर देन 50 लेक्चर्स है, जिसके माध्यम से मैंने अपना 5+ इयर्स का 3D प्रिंटिंग सिखाने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। वीडियो के साथ साथ हर सेक्शन के बाद क्विज एंड असाइनमेंट दिए हैं जो आपकी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करेगी। मेरा मिशन ईच स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन कम से कम कीमत में पहुंचाना है, इसीलिए इस कोर्स की कीमत मात्र 299 रुपीज रखी गई है, जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप वेरीफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप अपने लिंक्डइन और वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। दिस नॉलेज एंड सर्टिफिकेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर CV एंड जॉब इंटरव्यूज। आफ्टर एनरोलिंग द कोर्स आपको एक्साइटिंग कैशबैक भी मिलेंगे, जिनका उपयोग आप नेक्स्ट कोर्स में एनरोल करने में कर सकते हैं। साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग की 2 ई-बुक्स यानी कि 2 ई-बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिनके मार्केट कॉस्ट अराउंड 7000 रुपीज से ज्यादा है। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या मेंशन ईमेल पर मेल कर सकते हैं। यह कोर्स 3 डेज की मनी बैक गारंटी के अंदर आता है। आफ्टर परचेसिंग ऑफ कोर्स एट एनी इंस्टेंट अगर आपको लगता है कि कोर्स वर्थ नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड। नो क्वेश्चन विल बी asked. So looking forward to see you inside the course. Thank you.